हेलो नमस्कार साथियों, दूषण सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ संकलन बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि हाल ही में एक चर्चा के माध्यम से हमने संकलन बैच का जो कार्यक्रम है या संकलन बैच किन किन प्रकार की विषय वस्तुओं के संदर्भ में आपको लाभान्वित करने का कार्य करेगा, तो इस बात को आधार बनाते हुए एक चर्चा का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष किया गया था। आपको उस चर्चा के माध्यम से पूरा बताया गया था कि संकलन बैच में आपका अध्ययन और अध्यापन किस प्रकार से आगे बढ़ने वाला है, या आपके पाठ्यक्रम में जो जो बातें लिखी गई हैं, तो आपके पाठ्यक्रम में जिन अलग अलग प्रकार की विषय वस्तुओं को शामिल किया गया है उनमें से कौन कौन सी ऐसी विषय वस्तुएं हैं जिनकी कैलकुलेशन कहां पर होगी, जिनकी कैलकुलेशन संकलन बैच के अंतर्गत क्या है आपको मिलने जा रही है। अब यहां पर देखिएगा शुरुआत हम कहां से करेंगे, तो शुरुआत में आपके पाठ्यक्रम में भारतीय राज्य व्यवस्था को आधार बनाते हुए कुछ लिखा गया है ना। और देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था को आधार बनाते हुए जो कुछ वहां पर लिखा गया है उसमें 4 प्रकार की बातें आपके सामने आ रही हैं। तो पहले तो उन 4 प्रकार की विषय वस्तुओं के संदर्भ में हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। आप जब अपने पाठ्यक्रम को विजिट करने की बात करोगे तो पाठ्यक्रम में आप पाएंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं दिया हुआ है, मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए हैं, और राज्य नीति के निर्देशक तत्व जिनको हम डीपीएसपी कहने का कार्य करते हैं। ये 4 प्रकार की विषय वस्तुएं भारतीय राज्य व्यवस्था को आधार बनाते हुए आपके पाठ्यक्रम में क्या है शामिल की गई हैं। अब देखिए एक व्यवस्थित विद्यार्थी का व्यवहार क्या रहेगा। एक व्यवस्थित और अनुशासित विद्यार्थी का व्यवहार यहां पर यह रहेगा कि मौलिक अधिकार का मतलब तो मौलिक अधिकार मान के चलेगा, यानी कि मौलिक अधिकारों की तो आपको बिल्कुल कंप्लीट कैलकुलेशन आपको करके चलनी है। आप किसी भी सिंगल आर्टिकल को छोड़ के नहीं चलेंगे। मौलिक अधिकारों का जनरेशन आपको दिखाना पड़ेगा, अधिकारों का जनरेशन आपको दिखाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मौलिक अधिकारों के बारे में आप किसी भी प्रकार का कटौती भरा व्यवहार लेकर के नहीं आएंगे। यही कार्य आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में करना है, और यही कार्य आपको किसके बारे में करना है, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में करना है। तो वहां तो बिल्कुल आपका खुला व्यवहार आ जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई कंजूसी आपको करके नहीं चलनी है। हां, यह होगा आपकी परीक्षा में कि जब वो मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को, या मान लीजिए राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को कैलकुलेट करने की बात करेगा, तो हम यही मान के चलेंगे कि सवाल आने की जो अधिकांश संभावनाएं होंगी वो अनुच्छेद आधारित सवाल आपके सामने आएंगे, लेकिन हम अपना पूरा व्यवहार करके चलेंगे। हम तमाम प्रकार के जो आपके आर्टिकल्स हैं उनकी भी कैलकुलेशन करके चलेंगे, और साथ ही साथ अगर वो शब्दावली आधारित आपको परेशान करने का प्रयास करेगा या शब्दावली आधारित आपको क्या है दुविधाओं में डालने का प्रयास करेगा, तो हमें वो कार्य भी क्या करके चलने होंगे। अच्छा, अब देखो आपको काम क्या करना है। अब आपको काम ये करना है कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं करके आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है, आपको शुरुआत में ही एक गंभीर सावधानी यहां पर लेकर के चलनी पड़ेगी। जल्दबाजी मत कर बैठना। यहां मेरे प्यारे साथियों आपको यह पहचान करना आना चाहिए, या आपको यह बताना आना चाहिए कि भारतीय संविधान की विशेषताएं जैसी शब्दावली का जो प्रस्तुतिकरण आपके पाठ्यक्रम के माध्यम से किया गया है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह यह है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत आपको संपूर्ण भारतीय संविधान का अध्ययन नहीं करना है। समझ जाओ मेरी बातों को। भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत आपको संपूर्ण संविधान का अध्ययन नहीं करना है। और कोई अगर आपसे पूछे कि भाई आपको संपूर्ण संविधान का अध्ययन क्यों नहीं करना है, क्योंकि मामला भारतीय संविधान की विशेषताओं का है, और अगर मामला भारतीय संविधान की विशेषताओं का है तो तमाम प्रकार के प्रावधान या तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं या तमाम प्रकार के जो आपके अनुच्छेद हैं वो सभी तो भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं हो सकते हैं ना। वो सभी तो भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं हो सकते। यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का मतलब यह होगा कि जो भारतीय संविधान को क्या है एक जीवन देने का कार्य करते हैं, जो भारतीय संविधान को क्या है एक जीवंत दस्तावेज के रूप में आपके सामने रखते हैं, या जो भारतीय संविधान के लिए क्या है ऑक्सीजन का कार्य करते हैं,
तो कुछ ऐसे गिने चुने जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपको उनको यहां पर कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। मेरी बातें सावधानी से समझ लो। मैं फिर वही कहूंगा कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत आपको संपूर्ण भारतीय संविधान का अध्ययन नहीं करना है। आपको कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का अध्ययन करके चलना पड़ेगा जिनके बारे में आप ऐसा कहना प्रारंभ करेंगे कि जो भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज के रूप में आपके सामने रखते हैं, जो भारतीय संविधान को क्या है, नया आयाम देने का कार्य करते हैं, नया जीवन देने का कार्य करते हैं, या जो भारतीय संविधान के लिए क्या है, एज अ ऑक्सीजन कार्य करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ गिने चुनी प्रावधान आपके सामने आएंगे, कुछ गिनी चुनी व्यवस्थाएं आपके सामने आएंगी और उन्हीं को आधार बना करके आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं जैसे चैप्टर को, जैसे टॉपिक को क्या है, आपको कैलकुलेट करके चलना है। यानी कि हमने आपकी बहुत बड़ी दुविधा को शुरुआत में ही दूर करने का कार्य कर दिया है। इससे क्या होता है कि कक्षा में एक सकारात्मक माहौल भी बन जाता है। कि यही आपको समझ के चलना है जो हमने यहां पर आपको क्या है, समझाने का कार्य किया है। चर्चा में जब आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जैसे लिखा हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो यहां शुरुआत में ही आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं कैलकुलेट नहीं करनी है। सबसे पहले आप सीखेंगे कि संविधान क्या है। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि संविधान को परिभाषित कैसे किया जाता है। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा कि संविधान के कितने प्रकार हो सकते हैं। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा कि संविधान के कितने प्रकार के चरित्र हो सकते हैं। तो जिस शब्दावली को आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, उस शब्दावली में जो हमारा शुरुआती व्यवहार होगा, हम शुरुआती व्यवहार में ये 3 प्रकार के कैलकुलेशंस लेकर के चलेंगे और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको आ जाना चाहिए संविधान को परिभाषित करना, और संविधान को परिभाषित किए जाने के संदर्भ में हम कोई किताबी परिभाषा आपके सामने नहीं रखेंगे, हम अपनी व्यक्तिगत परिभाषा आपके सामने रखेंगे और आपसे यह अपेक्षा करके चलेंगे कि आप हमारी व्यक्तिगत परिभाषा के अनुसार व्यवहार कभी ना करें। आप इस हमारी जो व्यक्तिगत परिभाषा है इसका आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की व्यक्तिगत परिभाषा बनाएं। क्योंकि आप जान पा रहे हैं कि संकलन बैच का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन हुआ है ये केवल प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में हुआ है। तो यहां जो लोग भविष्य में अध्यापक बनने जा रहे हैं उनके बारे में हम कहना चाहेंगे कि आप जब अपने कक्षाओं में जाकर के अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करोगे तो वहां पर ऐसे मामलों के संदर्भ में आप किसी किताबी परिभाषा का सहारा लेकर के ना चलें, आप अपने क्या है व्यक्तिगत परिभाषा का सहारा लेकर चलें। साथ ही साथ मैंने बताया आपको यह भी सीख के चलना पड़ेगा कि संविधान के प्रकार कितने होते हैं और जितने प्रकार होते हैं उनको फिर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आगे आपको यह बताना पड़ेगा कि संविधान के चरित्र कितने हो सकते हैं और जितने प्रकार के संविधान के चरित्र होते हैं उनको हम किस प्रकार से क्या है कैलकुलेट करके चलेंगे। संकलन बैच के अंतर्गत बाहर काफी रहेगा, क्योंकि हमने आपका जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग वाला जो मामला है संकलन बैच की घोषणा के साथ ये बिल्कुल हम आपको सुनिश्चित कराना चाहेंगे कि स्क्रीनिंग का जो आपका पाठ्यक्रम है उसका 70% तो दुष्यंत सिविल क्लासेस की मंच की ओर से आपको प्रदान कराया जा रहा है। आप जान पा रहे हैं सूर्यकिरण बैच आपके सामने है, अभिजय बैच आपके सामने है और आपके सामने क्या है संकलन बैच का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो भी आपके सामने आ ही गया है। हमने ऑलरेडी तमाम प्रकार की बातें आपको बता रखी हैं कि इन बैचेस के साथ आपको किस प्रकार से अपना क्या है जुड़ाव करके चलना है। आइए ईश्वर के आशीर्वाद के आलोक में और सामूहिकता के भाव को अपने साथ जोड़ते हुए हम आज की चर्चा का शुभारंभ करते हैं। और शुभारंभ करने में सबसे पहले हमको वही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आखिर संविधान जैसी शब्दावली को या संविधान जैसी व्यवस्था को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या लिखा, मैंने आपके सामने लिखा एक शब्दावली लिखी जिसको हमने क्या कहा संविधान कहा। एक शब्दावली हमने आपके सामने लिखी जिसको हमने क्या कहा मेरे प्यारे साथियों संविधान कहा। क्या कहा संविधान कहा। अब संविधान जैसी शब्दावली को हमें परिभाषित करना सीखना है। तो संविधान जैसी शब्दावली की परिभाषा क्या हो, संविधान जैसी शब्दावली की परिभाषा क्या हो, परिभाषा क्या हो, संविधान जैसी शब्दावली की परिभाषा क्या हो।
ठीक है। तो परिभाषा को दरअसल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम अलग अलग प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एक अच्छी डेफिनेशन हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उस अच्छी डेफिनेशन को अलग अलग प्रकार के जो आपके टुकड़े हैं उनमें क्या है तोड़ करके चलेंगे, ताकि कहानी हमारी क्या हो जाए, आसान हो जाए। सबसे पहले आप यह कहना सीखेंगे कि संविधान जो है, दो चीजें यहां पर हम आपके सामने रखना चाहेंगे। जब आप संविधान को डिफाइन करने की बात करेंगे, सबसे पहले आपको यह कहना सीखना होगा कि संविधान एक मौलिक दस्तावेज है। संविधान एक मौलिक दस्तावेज है। संविधान एक मौलिक दस्तावेज है। और साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी कह करके चलना पड़ेगा कि संविधान एक मौलिक दस्तावेज होने के साथ साथ क्या है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। 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 ये दो प्रकार के जो हल्के हल्के सेंटेंसेस हैं, ये आपको यहां पर शुरुआत में क्या है, परिभाषा में जोड़ के चलने पड़ेंगे। और हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जब आप संविधान को परिभाषित करने का कार्य करेंगे, तो संविधान को परिभाषित किए जाने के संदर्भ में आप संविधान की प्रशंसा करेंगे। आप संविधान की आलोचना नहीं करेंगे, आप संविधान की प्रशंसा करेंगे। यह बात ध्यान रखना। संविधान की प्रशंसा हो पाए, इसी नाते हमने इसको सीधा यह नहीं कहा कि संविधान एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है, वो हमने बाद में कहा। पहले हमने प्रशंसा करा के आपको दिखाया कि संविधान क्या है, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का मौलिक दस्तावेज है। मौलिक दस्तावेज को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे कि एक प्रकार का क्या है, चेंजेबल डॉक्यूमेंट है। एक प्रकार का क्या है, चेंजेबल डॉक्यूमेंट है। और इससे किस तरह की और हम कैलकुलेशन करके चलेंगे, उन पर आपका ध्यान हम क्या है, आकर्षित करना चाहते हैं। अब देखिएगा, हमारा एक बहुत अच्छा तरीका यहां पे रहता है। आप एक काम करो, आप कुछ ड्राफ्टिंग करो। तो एक सर्कल तो हमने आपके सामने ये बनाया, और एक सर्कल हमने आपके सामने क्या बनाया, ये बनाया। और एक सर्कल हमने आपके सामने क्या बनाया, ये बनाया। और एक सर्कल हम आपके सामने क्या बनाया, ये बनाया। अब ऐसा कैलकुलेशन करके हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, ऐसा कैलकुलेशन करके मेरे प्यारे साथियों हम आपको यहां पर यह समझाना चाहते हैं कि ये जो चार प्रकार के सर्कल्स हमने बनाए हैं, ये सर्कल है मान लीजिए संविधान नंबर 1 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 का। ये सर्कल किसका बनाया, मान लीजिए संविधान नंबर 2 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 2 का। और ये सर्कल आपने किसका बनाया, संविधान नंबर 3। और ये सर्कल आपने किसका बनाया, संविधान नंबर 4। यानी कि ये जो चार प्रकार के जो आपके सर्कल्स हैं, ये अलग अलग प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। और अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हुए आपको यह समझाने का कार्य कर रहे हैं कि चार प्रकार के सर्कल्स चार प्रकार के अलग अलग संविधानों का प्रतीक बने हुए हैं, उनका प्रतिबिंब बने हुए हैं। अब यहां पर आपको यह समझना है कि हमने जो प्रशंसा की है कि संविधान क्या है, अपने आप में एक प्रकार का मौलिक दस्तावेज है, यानी कि संविधान अपने आप में एक प्रकार का क्या चेंजेबल डॉक्यूमेंट है। तो अगर इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए आप अपना बनाना चाहते हैं, तो फिर इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा। अब आपको क्या बताना, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि सर्कल नंबर 1 जो आपका है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने क्या बनाया, ये जो पूरा सर्कल हमने बनाया, ये क्या है, अपने आप में कंप्लीट है। ये अपने आप में हमने क्या बनाया, कंप्लीट बनाया। यहां देखिए हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है। यहां पर हमने स्पेस को थोड़ा और बढ़ा दिया है, और यहां पर हमने जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या है, सबसे ज्यादा रखा है। तो अगर आपको यह बताना पड़ जाए, इस तरीके से आपको बताना पड़ जाए, हम चर्चा के दौरान ही आपसे सवाल पुटअप कर रहे हैं कि ये जो चार प्रकार के सर्कल्स आपने बनाए हैं, जो चार प्रकार के अलग अलग संविधानों का प्रतीक बने हुए हैं, इनमें सबसे प्रगतिशील संविधान कौन सा है, इनमें सबसे प्रगतिशील संविधान कौन सा है, यानी कि इनमें सबसे प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। तो भाई आपको यह बता के चलना पड़ेगा कि सर्वाधिक प्रगतिशील संविधान वो होगा जिसमें समय की मांगों के अनुसार, जिसमें समय की मांगों के अनुसार नई प्रकार की बातों को जोड़ना
जोड़ना क्या होगा, जोड़ने की संभावनाएं बनी होंगी। क्या होंगी? जोड़ने की संभावनाएं बनी होंगी। अब देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि ये सर्कल पूरा कंप्लीट है। ये सर्कल अगर पूरा कंप्लीट है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि समय की मांग के अनुसार इस संविधान में आप नई प्रकार की बातों को नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि संभावना ही नहीं है। संभावना क्यों नहीं है? क्योंकि सर्कल में हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। सर्कल हमने क्या बनाया है? पूरा कंप्लीट बना दिया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें हल्की सी गुंजाइश हमने छोड़ी है, यानी कि ये जो संविधान होगा, ये संविधान इस संविधान की तुलना में थोड़ा अधिक क्या माना जाएगा? प्रगतिशील संविधान माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो गुंजाइश हमने छोड़ी है ये आपको बता रही है कि समय की मांगों के अनुसार आप इसमें नई प्रकार की व्यवस्थाओं को जोड़ सकते हैं। तो ये जो गुंजाइश हमने दी है, इसकी सर्वाधिक मात्रा आपको कहां नजर आ रही है? तो इसकी सर्वाधिक मात्रा आपको यहां पर नजर आ रही है। इसकी जो सर्वाधिक मात्रा आपको कहां पे नजर आ रही है? यहां पे नजर आ रही है। तो फिर आपको यह कहने का मौका मिल जाएगा कि 4 प्रकार के संविधान जो हमने बनाए हैं, इन 4 प्रकार के संविधानों में सर्वाधिक प्रगतिशील संविधान यही है। 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 संविधान यही है। सर्वाधिक प्रगतिशील संविधान क्या है? यही है। यह आपको बात कहने का मौका मिल गया है, क्योंकि आप यह बात जान पा रहे होंगे कि अगर कोई भी व्यवस्था हो, यहां व्यवस्था आपने क्या बनाया हुआ है? संविधान जैसी शब्दावली को आपने बनाया हुआ है, लेकिन आप इसको बदल के ऐसे भी तो कह सकते हो कि व्यवस्था चाहे कोई भी हो, और अगर किसी व्यवस्था में समय की मांगों के अनुसार आप नई प्रकार की बातों को नहीं जोड़ पा रहे हो, तो ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे क्या बनती चली जाती है? अनप्रोग्रेसिव बनती चली जाती है, नॉन प्रोग्रेसिव बनती चली जाती है, या अप्रगतिशील बनती चली जाती है। लेकिन अगर किसी व्यवस्था को आधार बनाते हुए आपको ऐसा कहने का मौका मिल जाता है कि समय की मांगों के अनुसार आप उसमें नई प्रकार की बातों को जोड़ सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को आपको हमेशा क्या कहना पड़ेगा? प्रगतिशील संविधान कहना पड़ेगा। यानी कि अगर परिभाषा में शुरुआत में हमने ये बिंदु जोड़ करके आपको दिखाया है कि संविधान अपने आप में एक प्रकार का प्रगतिशील संविधान है, या इसको हमने ऐसे कहा था कि संविधान एक प्रकार का क्या है? मौलिक दस्तावेज है। तो संविधान की मौलिकता का मतलब क्या हुआ? यहां पर संविधान की मौलिकता का मतलब यह हुआ कि हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि समय की मांगों के अनुसार, जब आप समय की मांगों को आधार बना के ऐसा व्यवहार करोगे कि समय की मांगों के अनुसार अगर किसी संविधान में नई प्रकार की बातों को जोड़े जाने के संदर्भ में गुंजाइश अगर आपको दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे संविधान को प्रगतिशील संविधान कहने में कोई समस्या नहीं। यानी कि ये दोनों वाक्य क्या हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप यह कहने का प्रयास करेंगे, फिर रिपीट करूंगा, कि संविधान एक प्रकार का मौलिक दस्तावेज है, तो फिर आपको यह भी कहना पड़ेगा कि संविधान की मौलिकता का मतलब क्या होता है। संविधान में जितनी ज्यादा मौलिकता आपको दिखाई पड़ेगी, वैसा संविधान उतना ही ज्यादा आपको क्या नजर आएगा? प्रगतिशील आपको क्या है? नजर आएगा। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं ने भारतीय संविधान को बना लिया था, भारतीय संविधान को लिपिबद्ध कर लिया था, भारतीय संविधान को तैयार कर लिया था। लेकिन जिस समय में भारतीय संविधान को कैलकुलेट किया गया, या जिस समय में भारतीय संविधान को लिपिबद्ध किया गया, या जिस समय में भारतीय संविधान को तैयार किया गया, हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं ने भारतीय जनमानस की प्रत्येक प्रकार की मांग के आधार पर, प्रत्येक प्रकार की मांग को समझते हुए भारतीय संविधान में नाना प्रकार के प्रावधानों को जोड़ने का कार्य किया। तो वो जो मांगे थी वो उस समय के अनुसार थी। तो वो जो मांगे थी वो क्या थी? वो उस समय के अनुसार थी। लेकिन आप जान पा रहे हैं कि आज के जनमानस की जो मांगे हैं वो आज के अनुसार हैं। तो अगर आज के जनमानस की मांगे आज के अनुसार हैं, तो क्या भारतीय संविधान में समय के आधार पर नई प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं जुड़नी चाहिए? जी बिल्कुल जुड़नी चाहिए। इसलिए आज के बाद जब आप संविधान जैसी शब्दावली को डिफाइन करने की बात करेंगे, इसे परिभाषित करने की बात करेंगे, तो फिर आपको ये सारी बातें बता करके चलनी पड़ेंगी। यानी कि दोनों सेंटेंसेस क्या हैं? एक दूसरे के साथ क्या जुड़ के कार्य करते हैं। अगर संविधान एक मौलिक दस्तावेज है, तो फिर आपको यह कहना पड़ेगा वही बात जो मैं अभी आपको समझाया कि जितनी ज्यादा संविधान में मौलिकता आपको नजर आएगी, वैसा संविधान उतना ही ज्यादा क्या माना जाएगा? प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, यानी कि प्रगतिशील संविधान माना जाएगा।
अब अगर आप यहां पर यह समझाने की बात करेंगे कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, अगर संविधान एक कानूनी दस्तावेज है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहां पे बन के आता है कि अगर संविधान को हम लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में लेके चलते हैं तो इसमें आपको यह बात कहने का मौका मिलेगा कि संविधान के प्रावधानों का क्या कहेंगे भाई? संविधान के प्रावधानों का अपना एक कानूनी प्रभाव होता है, अपना एक कानूनी प्रभाव होता है, अपना एक कानूनी प्रभाव होता है, अपना एक कानूनी प्रभाव होता है। और फिर क्या कहेंगे? पूरा मतलब क्या बताएंगे? इसी कानूनी प्रभाव के आलोक में, इसी कानूनी प्रभाव के आलोक में, इसी कानूनी प्रभाव के आलोक में सरकार नियम बनाने का कार्य करती है। 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 तो अगर आप संविधान को एक कानूनी दस्तावेज के रूप में लेकर चलोगे तो फिर आपको इसका मतलब इस प्रकार से बता के चलना पड़ेगा कि संविधान अगर एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट है, संविधान अगर एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है, तो इसका मतलब यहां पे ये हो जाता है कि संविधान के प्रावधानों का अपना कानूनी प्रभाव होता है। जब विधायिका कोई नियम बनाने का कार्य करेगी तो संविधान के प्रावधानों को कैलकुलेट करेगी, यानी कि संविधान के प्रावधानों के साथ क्या है, एक हम कहेंगे कि तर्क संगत वाला जो धरातल है उसको जोड़ने की बात करेगी। या कार्यपालिका जब आदेश जारी करने की बात करेगी तो कार्यपालिका जो है उसको भी संविधान के साथ जुड़ते हुए क्या है, अपने आदेश जारी करने पड़ेंगे। मैंने इसको बदल के ऐसे लिखा कि कानूनी प्रभाव का मतलब यह हो जाएगा कि संविधान के प्रावधानों का अपना एक कानूनी प्रभाव होता है, और इसका मतलब क्या होता है कि इसी कानूनी प्रभाव के आलोक में सरकार नियम बनाने का कार्य करती है। अब देखो, संविधान एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है और जिस तरीके से हम इसका मतलब समझने का प्रयास कर रहे हैं तो भारतीय संदर्भ में तो उसकी कैलकुलेशन बाय द बुक है, प्रॉपर है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। सरकार के तीनों अंगों को संविधान की सर्वोच्चता के अधीन होकर के कार्य करना पड़ता है और भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान की सर्वोच्चता के अधीन होकर के कार्य करना पड़ता है। तो भारत में तो ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस बहुत अच्छे से कैलकुलेट हो रहा है। अब आपका मन ये कहने का हो सकता है कि यूएसए के साथ आप इसको कैसे जोड़ोगे, या आपका ये कहने का मन हो सकता है कि ब्रिटेन के साथ आप कैसे जोड़ोगे, क्योंकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और यूएसए में क्या है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। तो देखो, मामला भले ही ऐसा हो कि अगर ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है या अगर यूएसए में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, तो इन सर्वोच्चताओं को आधार बनाते हुए आपको बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि ऐसी सर्वोच्चताओं के समक्ष संविधान का कोई प्रभाव नहीं रहता है, संविधान का प्रभाव रहता है। यह तो हम आपको एक यूनिवर्सल डेफिनेशन यहां पे दे रहे हैं। तो अगर यूएसए में न्यायपालिका की सर्वोच्चता आपको दिखाई पड़ती है या ब्रिटेन में अगर संसद की सर्वोच्चता आपको दिखाई पड़ती है, तो मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे, मेरे प्यारे साथी ये कहेंगे कि सर्वोच्चताएं हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी सर्वोच्चताओं के समक्ष हम संविधान जैसे दस्तावेज को, संविधान जैसी व्यवस्था को नकारात्मक बनाने का कार्य नहीं करेंगे। आपको ये बातें मान के चलनी पड़ेंगी, ऐसा व्यवहार आपको करना पड़ेगा। तो दो प्रकार की कैलकुलेशन हमने शुरुआत में की कि संविधान एक प्रकार का मौलिक दस्तावेज है, इसका सही मतलब क्या होता है, और संविधान एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है, इसका सही मतलब क्या होता है। संविधान एक प्रकार का मौलिक दस्तावेज है तो आप मौलिकता को आधार बनाएंगे और संविधान में जितनी ज्यादा मौलिकता आपको मिलेगी, ऐसा संविधान उतना ही ज्यादा क्या माना जाएगा, प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। ये बातें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। और अगर संविधान जैसी व्यवस्था को आप एक कानूनी दस्तावेज के रूप में लेके चलोगे, तो जब आप इसको कानूनी दस्तावेज के रूप में लेके चलोगे तो फिर आपको ये बातें बतानी आनी चाहिए कि संविधान के प्रावधानों का अपना एक क्या रहता है, कानूनी प्रभाव रहता है, और जो कानूनी प्रभाव रहता है उसी के आलोक में व्यवहार करते हुए सरकारों को क्या है, नियम एवं कानून या व्यवस्थाएं क्या है, बनानी पड़ती हैं। ये एक बहुत ही यूनिवर्सल डेफिनेशन है
और बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है। इस तरीके से क्या है, आप संविधान जैसी शब्दावली को जब आप परिभाषित करने का कार्य करेंगे तो इस तरीके से शुरुआती व्यवहार आपके सामने आ जाना चाहिए। दो बातें हमने आपको बता दी हैं। अब तीसरी बात आपको ये बतानी है कि संविधान कोमा सरकार के अंगों पर, संविधान कोमा सरकार के अंगों पर चर्चा करता है, सरकार के अंगों पर चर्चा करता है। और देखो साथ ही साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा कि सरकार के अंगों पर चर्चा ही नहीं करता है, आपको यह भी बता के चलना पड़ेगा कि सरकार के अंगों पर चर्चाएं करने के साथ साथ मेरे प्यारे साथी यहां पर क्या बता के चलेंगे कि सरकार के अंगों के क्षेत्राधिकार क्या होंगे, सरकार के अंगों के क्षेत्राधिकार क्या होंगे, सरकार के अंगों के क्षेत्राधिकार क्या होंगे। एक बात, सरकार के अंगों के क्षेत्राधिकार क्या होंगे, यानी कि सरकार के जो अंग होंगे वो किन किन क्षेत्रों में कार्य करेंगे, है ना, उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा। अगली बात कहेंगे कि सरकार के अंगों के क्षेत्राधिकार क्या होंगे, सरकार के अंगों के कर्तव्य क्या होंगे, सरकार के अंगों के कर्तव्य क्या होंगे, सरकार के अंगों के कर्तव्य क्या होंगे। यह कौन बताएगा, संविधान बताएगा। अगली बात क्या कहेंगे कि सरकार के अंगों की शक्तियां क्या होंगी, सरकार के अंगों की शक्तियां क्या होंगी, सरकार के अंगों की शक्तियां क्या होंगी। ये कौन बताएगा, ये भी संविधान जैसी व्यवस्था ही क्या है आपको बता करके चलेगी। ये भी संविधान जैसी जो व्यवस्था है वही आपको क्या है बता करके चलेगी। डन। अब देखिएगा यहां पे क्या है कि सरकार के जो अंग होते हैं, तो सरकार के अंगों पर जब संविधान डिस्कशन लेके आता है तो आप जान पा रहे होंगे कि सरकार के जो अंग होते हैं वो 3 अंग संविधान की ओर से आ जाते हैं, जैसे विधायिका, जैसे कार्यपालिका, विधायिका हो जाएगा, और जैसे क्या हो जाएगा आपका कार्यपालिका हो जाएगा, और कार्यपालिका के साथ साथ क्या हो जाएगा आपका न्यायपालिका हो जाएगा, कार्यपालिका के साथ साथ क्या हो जाएगा आपका न्यायपालिका हो जाएगा। तो आप जो कहते हैं कि सरकार की सामान्यतः क्या है, 3 प्रकार के अंग आपको दिखाई पड़ते हैं। विधायिका आपके सामने आता है, कार्यपालिका आपके सामने आता है, या न्यायपालिका आपके सामने आता है। तो आप इनको भी संविधान के साथ ही जोड़ के चलें जब संविधान को आप परिभाषित करने का कार्य करेंगे, कि संविधान अपनी परिभाषा में, अपने व्यवहार में यह भी बतलाने का कार्य करता है कि सरकार के अंग कौन कौन से होंगे, सरकार के अंगों के क्षेत्राधिकार क्या होंगे, सरकार के अंगों के कर्तव्य क्या होंगे, सरकार के अंगों की शक्तियां क्या होंगी। ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं, ये तमाम प्रकार की बातें आपको कहां पे मिलती हैं, ये संविधान की डेफिनेशन के साथ क्या है, आप इन तमाम प्रकार की विषय वस्तुओं को या बिंदुओं को क्या है जोड़ करके चलने वाले हैं। तो जब आप ये कहते हैं ना कि विधायिका का मतलब क्या होगा, कि विधायिका का मतलब क्या होगा, कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था। तो ये संविधान ही तो आपको बताता है, कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था, कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था, कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था। ये संविधान ही आपको बताता है। इसको आप क्या कहते हैं, कानूनों को लागू कराने वाली संस्था, कानूनों को लागू कराने वाली संस्था, कानूनों को लागू कराने वाली संस्था। तो जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो ये कौन बताता है, ये मेरे प्यारे साथियों आपको संविधान ही तो बताता है। और विधायिका और कार्यपालिका जनरली ये कहा जाता है कि विधायिका तथा कार्यपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य संघर्ष होने की स्थिति में, संघर्ष होने की स्थिति में, संघर्ष होने की स्थिति में, संघर्ष होने की स्थिति में न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका
है ना, क्या कहेंगे, न्यायपालिका संघर्ष को दूर करके चलती है, न्यायपालिका संघर्ष को दूर करके चलती है, न्यायपालिका संघर्ष को दूर करके चलती है, न्यायपालिका संघर्ष को क्या दूर करके चलती है। तो बड़े ठहराव के साथ हम डेफिनेशन बना रहे हैं, ऐसा व्यवहार आपको करके चलना पड़ेगा। 2 सेंटेंसेस पहले आपको दिए परिभाषा में, ये कुछ बातें आपको यहां पे हमने बताई हैं कि संविधान सरकार के अंगों पर चर्चा करेगा, सरकार के अंगों के क्षेत्राधिकार क्या होंगे संविधान आपको बताएगा, इनके कर्तव्य क्या होंगे संविधान आपको बताएगा, इनकी शक्तियां क्या होंगी संविधान आपको ये बताएगा। और सरकार के जो अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, इस तरीके से आपके सामने आते हैं। विधायिका कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था बनती है, ओके। और जो आपकी कार्यपालिका है वो अपने आदेशों या आदेशों के माध्यम से कह सकते हैं, अपने आदेशों के माध्यम से क्या है, अपने आदेशों के माध्यम से जो कानून विधायिका ने बनाए हैं उन कानूनों को क्या है लागू कराने का कार्य करती है, उन कानूनों को क्या है भाई लागू कराने का कार्य करती है। और अगर कार्यपालिका विधायिका के मध्य, है ना, संघर्ष की कोई स्थिति आ जाती है तो ऐसे संघर्ष को दूर करने का कार्य कौन करेगा, वो कौन करेगा, आपका न्यायपालिका करके चलेगा। कौन करेगा भाई, न्यायपालिका करके चलेगा। तो अगला व्यवहार आपका इस प्रकार से आना था, तो हमने वो बात आपके सामने क्या है रख दी है। अब देखिएगा आपको यह भी बता के चलना पड़ेगा कि दरअसल क्या है। दरअसल यह है कि आप लेंगे एक भौगोलिक क्षेत्र, आपने क्या लिया, आपने ये क्या लिया, भौगोलिक क्षेत्र लिया, आपने क्या लिया, भौगोलिक क्षेत्र लिया। और ये जो आपने भौगोलिक क्षेत्र लिया, जाहिर सी बात है इस भौगोलिक क्षेत्र के साथ आपको क्या है 2 प्रकार की कैलकुलेशन करके चलनी है। इस भौगोलिक क्षेत्र के साथ क्या है भाई, आप 2 प्रकार की कैलकुलेशन करके चलेंगे। इस भौगोलिक क्षेत्र को क्या कह दो, राज्य। इस भौगोलिक क्षेत्र को आप क्या कह दो, राज्य कह दो। और इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आप क्या दिखा दो, जनमानस दिखा दो। इस तरीके से इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आप क्या दिखा दो भाई, इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से आप क्या दिखा सकते हैं, आप जनमानस दिखा सकते हैं। तो अगर इस भौगोलिक क्षेत्र को आपने राज्य किया, राज्य कहा, तो जनमानस क्या बन जाएगा, ये जनमानस आपका क्या बन जाएगा भाई, नागरिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नागरिक बन जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या क्या कहने का मौका मिल जाएगा, अब आपको यह कहने का मौका मिल जाएगा, पहली बात, संविधान कोमा राज्य तथा नागरिकों के, संविधान कोमा राज्य तथा नागरिकों के मध्य संबंधों, नागरिकों के मध्य संबंधों पर प्रकाश डालता है। संबंधों पर क्या है, प्रकाश डालता है, संबंधों पर प्रकाश डालता है। लेकिन इन संबंधों पर प्रकाश डाल के कैसे चलेगा, है ना, प्रकाश कैसे डालेगा, हम ये कहेंगे कि प्रकाश कैसे डालेगा भाई, किस तरीके से हम इस बात को समझ पाए। तो प्रकाश कैसे डालेगा, तो आप ये कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे प्रकाश आएगा, अधिकारों की गंभीरताएं क्या हैं, अधिकारों की गंभीरताएं क्या हैं, अधिकारों की गंभीरताएं क्या हैं। इसका मतलब यह होगा कि कितनी गहराई में जाकर के क्या है, कितनी गहराई में जाकर के विशेष तौर पर संविधान की ओर से क्या है, नागरिकों को क्या है, अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि आप जान पा रहे हैं कि राज्य अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होता है, और राज्य जैसे स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म के सामने अगर आपने लोगों को एम्पावर नहीं किया, अगर आपने नागरिकों को संविधान की ओर से शक्तिशाली नहीं बनाया, तो मतलब पता क्या है कि राज्य अपनी शक्तिशाली होने का जो भाव है उसका नकारात्मक प्रयोग कर सकता है और अपने ही नागरिकों का दमन कर सकता है। तो ये जो आप बातें आपको करनी है कि संविधान आपको ये बतला करके चलेगा कि कोई राज्य है और राज्य के पास जो अपने नागरिक हैं, तो राज्य और नागरिकों के मध्य संबंध कैसे हैं, तो राज्य और नागरिकों के मध्य के संबंधों पर भी प्रकाश डालने का कार्य कौन करेगा, संविधान ही करेगा। और संविधान कैसे करेगा, एक सेंटेंस हमने आपको दिया कि अधिकारों की गंभीरताएं क्या हैं।
यानी कि संविधान ने कितनी गहराई में जाकर के किसी भी राज्य के नागरिकों को अधिकार किस तरीके से दे रखे हैं। क्योंकि बात मैं फिर वही कहूंगा कि राज्य अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होता है। अगर राज्य जैसे स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म के सामने आपने नागरिकों को एम्पावर्ड करने का कार्य नहीं किया, नागरिकों को अगर आपने शक्तिशाली बनाने का कार्य नहीं किया, तो राज्य कुचल देगा किसको? नागरिकों को। इसलिए संविधान ये आपको बता के चलता है कि हमने किस तरीके से राज्य के समक्ष नागरिकों को शक्तिशाली बनाया है या एम्पावर्ड करने का कार्य किया है। अब अच्छा ये रहेगा कि आप ये भी कह दो मौलिक अधिकार हैं या नहीं, मौलिक अधिकार हैं या नहीं, मौलिक अधिकार हैं या नहीं, मौलिक अधिकार हैं या नहीं। आप यह भी कहना शुरू करो कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व, राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं या नहीं, हैं या नहीं। तो जब आप इस प्रकार का व्यवहार करने की बात करेंगे तो आप अपने आप को परिभाषा में इन तमाम प्रकार की बातों को जोड़ के चलेंगे और परिभाषा के माध्यम से आप ये बताएंगे कि संविधान ये कार्य करके भी चलता है कि राज्य तथा नागरिकों के मध्य संबंधों पर प्रकाश डालने का कार्य कौन करेगा? संविधान ही करेगा। और इसमें क्या क्या बातें हम कर सकते हैं, एक इशारा हमने किया है कि आप ये बता के चलेंगे कि अधिकारों की गहराई क्या है, अधिकारों का विस्तारित रूप क्या है, अधिकारों का सकारात्मक रूप क्या है। अच्छा ये रहेगा कि आप मौलिक अधिकार भी दिखाओ, क्योंकि भारत में तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि मौलिक अधिकारों की गहराई क्या है, मौलिक अधिकारों की गंभीरताएं क्या हैं, मौलिक अधिकारों का सकारात्मक रूप क्या है। अच्छा ये रहेगा आप ये भी कहना शुरू करो कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं या नहीं, इनकी गहराइयां क्या हैं और इनका सकारात्मक रूप क्या है। क्योंकि हल्का सा झुकाव संविधान जैसी परिभाषा, संविधान की परिभाषाओं को बनाते समय हमें भारतीय संदर्भ में लेकर के आना पड़ेगा। कुछ बातें हमने यूनिवर्सली कर ली हैं कि जो लगभग हर जगह क्या है अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन हल्का सा झुकाव मैंने यहां पर आपको बतलाने का कार्य किया है और ये झुकाव जो है इसकी चर्चा आप इस प्रकार से क्या है करके चलेंगे। तो आज की इस चर्चा में हमें केवल आपको इतना ही सिखाना था कि संविधान जैसी शब्दावली को आप परिभाषित कैसे करेंगे। अब अगली चर्चा में संविधान के प्रकार आपको डिस्कस करने पड़ेंगे और संविधान के जो चरित्र हैं हम कई प्रकार से दिखाते हैं, है ना। सामान्यतः संविधान के जो चरित्र हैं वो दो ही प्रकार के बताए जाते हैं, लेकिन संविधान के जो चरित्र हैं हम कई प्रकार के आपको बताते हैं। तो संविधान के प्रकार तो वही माने जाएंगे जो राजनीतिक विज्ञान की दुनिया में ऑलरेडी से क्या है कैलकुलेट होते आ रहे हैं, तो उन पे तो हम उसी हिसाब से चर्चा करके चलेंगे। लेकिन संविधान के चरित्र को लेकर के जब आपकी चर्चा होगी तो चर्चा काफी विस्तारित होगी, है ना, कि संविधान के चरित्र को किस किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी की सारी कैलकुलेशन क्या है हम अलग तरीके से करेंगे। इसमें हमको आपको केवल इतना ही सिखा के चलना था कि आपको ये आ जाना चाहिए कि संविधान जैसी विषय वस्तु को, संविधान जैसी व्यवस्था को या संविधान जैसी शब्दावली को अगर आपको परिभाषित करना पड़ जाए तो आप किस प्रकार से परिभाषित करके चलेंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आ जाता है हल्का सा कि संविधान को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।